ये डार्क बैरन गाला है। ये देखिए, 2 वैरायटी उत्तराखंड के लिए इतनी बेस्ट, बहुत ही अच्छी है। गाला सिंको रेड अभी आजकल जैसे लोड चिलिंग वाले भी आ गए। हाँ, ये गोल्डन है, ये गोल्डन डेलिशियस है, ये भी पॉलिनेशियन है। इसका भी टेस्ट अच्छा है, इसका बढ़िया टेस्ट। इसका टेस्ट ये कौन सा गोल्डन है? अगर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का आप देखेंगे तो इसमें आपका फेस दिखेगा, इतना येलो गोल्डन कलर एकदम चमकीला होगा सर। तो बेस्ट क्वालिटी अगर अपने देश में है तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत फसलों का उत्पादन मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बेहद कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में अधिकारियों को बागवानी की व्यवस्था में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक उम्मीद जगी है कि अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है। भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुसार हर जिले के लिए अलग अलग योजना की बात और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए बायोफेंसिंग की बात कही गई है। तो साथ ही किसानों को हर संभव सहायता, प्रशिक्षण, इंसेंटिव और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। उद्यान विभाग द्वारा मिलने वाली जानकारी, सुविधाएं, प्रशिक्षण और PMFME जैसी योजनाओं की विस्तृत जानकारी वाली वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि आज की कार्यशाला में क्या कहना है विशेषज्ञों का एप्पल मिशन को लेकर। सेब में आप देख रहे होंगे हमारे जनपद में लगभग 1254 हेक्टेयर में सेब की खेती हो रही है अभी। हालांकि आंकड़ा हो सकता है थोड़ा 10-5% इधर उधर हो। और इसका जो है 4735 मैट्रिक टन हम लोग उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। अब ये देखिए जो 3.77 मैट्रिक टन इसकी उत्पादकता है, ये भी मैं समझता हूँ ज्यादा ही है कुछ जो निकाली गई है। अब ये अगर आप देखें कश्मीर में, तो कश्मीर में लगभग जो है 10 से 12 के करीब आंकड़ा है। और ये जो हिमाचल में है वो लगभग 7 के करीब है, 7 से 6-7 के बीच है। तो हम वैसे भी काफी पीछे हैं, यानी उत्पादन और उत्पादकता में काफी पीछे हैं। उसको कैसे आगे ले जाना है, ये एक तो वेराइटल है, दूसरे हमें जो सिस्टमेटिक वैज्ञानिक विधि से खेती करनी है, दूसरे क्लोनर रूट स्टॉक जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका जो है नई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है। और फर्स्ट नंबर पर कोई जनपद अगर है सेब की खेती में अपने उत्तराखंड में तो वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से काफी अच्छा सेब। और वो लोग क्या करते हैं कि वो जो सीडलिंग वाला सेब है वो लोग ये अभी इस पर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। वो सीडलिंग बेस्ड जो उनकी जो प्रजातियां हैं, इस पर प्रजातियां हैं या डिलीशियस ग्रुप है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो सीडलिंग का भी काफी अच्छा यहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट है, काफी अच्छा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए क्या है कि हमारी जैसे टोपोग्राफी है, पानी है नहीं, तो पानी अगर नहीं है तो हमें सीडलिंग पर ही जाना चाहिए। वैसे सीडलिंग पर काफी अच्छा उसका जो है भले 3 साल में हमारा आएगा फल, लेकिन हमारा एक बार स्टेब्लिश हो गया तो हमें लगभग 40 साल तक उसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी कोरोना रूट यद्यपि ठीक है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल बनना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें उत्पादकता ले पाएंगे। अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें काफी अच्छा गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव काफी है। गवर्नमेंट इस पर काफी फोकस कर रही है कि हमारी GDP कैसे बढ़े। तो ये हार्टिकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम काम करके और ये GDP है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कार्य है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें रोजगार की काफी अच्छी संभावनाएं भी हैं सृजन की। तो इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमारी बागवानी मिशन की योजना चल रही है। और बागवानी मिशन के तहत हम लोग जो है 60,000 का जो प्रोजेक्ट है उसमें 30,000 रुपए की सब्सिडी है। और 30,000 रुपए की सब्सिडी को हम 3 सालों तक देते हैं। तो पहले वर्ष में 18,000 रुपए
30,000 का, और उसके बाद में 2 किस्तों में और मिलता है। तो 3 साल में ये जो इसका स्टेजेज है, इसमें मंशा ये है कि 3 साल में एक बगीचा जो है एक डेवलप हो जाए और उसके बाद उससे उत्पादन होने लगे और किसान उससे इनकम लेने लगे। इसके अलावा हमारा हाईटेक जो है अभी जो मिशन एप्पल योजना चल रही है और काफी पॉपुलर हुई है और काफी किसान इससे जुड़े भी हैं। आप देख रहे होंगे कि जो है इसमें जो है 12 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 12 लाख में 9,60,000 रुपए की सब्सिडी जो है 1 एकड़ में 20 नाली में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो मंशा यह है कि इसमें ट्रेली सिस्टम, क्योंकि इसमें काफी हाई कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है। इसमें ट्रेली सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, इसमें प्लांटिंग मटेरियल है, इसमें कुछ साइट डेवलपमेंट है, इसमें जो है फेंसिंग का काम है। तो सारा कुछ एक पैकेज के रूप में दिया गया है। तो काफी लोगों ने इसमें जो है, इसमें हम लोगों ने 15 एकड़ का था, इसमें 30 लोग लाभान्वित हुए हमारे। और इसमें हम ये भी चाह रहे हैं कि अभी ग्रुप में अगर कोई करना चाह रहे हैं, जैसे अगर 1 एकड़ लैंड नहीं है किसी के पास, तो वो छोटे छोटे जैसे 5 नाली या 10 नाली में भी करके ग्रुप बना के इसको हम अलाउ कर सकते हैं। इस संदर्भ में नैनीताल जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार के द्वारा समय समय पर कार्यशाला, प्रशिक्षण और प्रदर्शनी का लाभ काश्तकारों तक पहुंचने का प्रयास सराहनीय है। साथ ही काश्तकारों की समस्याओं पर विशेषज्ञों के सुझाव, उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से आए वैज्ञानिकों की समीक्षा जैसे कार्यक्रमों से निसंदेह काश्तकारों को लाभ पहुंच रहा है। बताना चाहूंगा कि हमारा जो पूरे देश में जो स्थिति है सेव की, तो मैक्सिमम जो सेव का उत्पादन होता है वो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है, लगभग 71% जो प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, जहां पे लगभग 26% उत्पादन पूरे शेयर जो है हिमाचल प्रदेश का है। और यहाँ उत्तराखंड का जो शेयर है वो बहुत ही कम है, वो है 2.66%। तो यहाँ पे जो इतना गैप है मात्र 2.6% शेयर, ये बहुत ही कम है, ये चैलेंजिंग है। और इसके लिए हमारे विभिन्न जो शोध संस्थान है, ICAR के, हमारे रेखीय विभाग हैं, इनके माध्यम से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, निश्चित रूप से उनका किसानों को लाभ लेना चाहिए और तकनीकी जानकारी प्राप्त करके जो विभागीय योजनाएं चल रही, जैसे MIDH के माध्यम से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, DHO साहब के माध्यम से उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें एप्पल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यहाँ पे आसपास बहुत सारे CITH है, टीरी भी काम कर रहा है, हमारे प्रगतिशील कृषक भी हैं, और विभाग की जो मोबाइल टीम के माध्यम से जो हमारा हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं समझता हूँ निश्चित रूप से काफी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा स्टेब्लिश करें ऑर्चर्ड, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? तो इसमें प्रजातियों का तो विशेष रूप से हमको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, जो पहले रॉयल डेलिशियस या अन्य जो प्रजातियां हैं, बहुत ही विग्रस ग्रोथ होती थी और उसमें हमारा उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब हमारा चिलिंग रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा जिन प्रजातियों में कम है, उन प्रजातियों को लगाएं। तो उसमें स्पर टाइप की जो प्रजातियां हैं, जिसमें कलर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत स्वीट टेस्ट होता है और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है। तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के लिए वो बहुत ही सुटेबल हैं। और उसमें कौन कौन सा क्लोनल रूट स्टॉक अभी काफी चर्चा हुई, MM111 और MM106, जो कि बहुत ही सुटेबल हैं। और मैं समझता हूँ शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र के लिए, जहाँ पे पानी की कमी है, उसमें हमें इन रूट स्टॉक के साथ में हमें जो स्पर टाइप की प्रजातियां हैं उनको लगाना चाहिए। उसमें गोल्डन स्पर है, गेल गाला सीरीज की हैं, ग्रेनी स्मिथ है जो कि पॉलिनेटर का भी काम करती है। तो इसके इन वैरायटियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ पॉलिनेशन का, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड भी है, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड भी है। तो जब पॉलिनेशन का अगर हम सही प्रकार से रखेंगे तो उसमें हमें पॉलिनेटर जो वैरायटीज हैं और जो क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो उन सब का हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जैसे हम प्लांटेशन जो भी कर रहे हैं, तो 5 या 6 पौधे के बाद में हमें एक पॉलिनेटर
वैरायटी जो है लगानी चाहिए। जैसे ग्रैनी स्मिथ बहुत ही सुटेबल पॉलिनाइजर है, पॉलिनेटर है। इसके साथ साथ क्रैब एप्पल, क्रैब एप्पल ही छोटा छोटा सा फल आता है, कई लोग लगा रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ उसको किनारे किनारे बाउंड्री पे अगर क्रैब एप्पल लगा दें तो वो भी बहुत अच्छा पॉलिनेशन का काम करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख, मैं हिमाचल में सौभाग्य मिला था एक बार, नेगी जी के साथ में हम लोगों ने 6-7 दिन विजिट किया था और किसानों के साथ जो एप्पल उत्पादक है उनके घर में रुका। तो वो इतना मेहनत से काम करते हैं, कितना भी बड़ा काश्तकार है लेकिन वो किसान के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा, तो यहाँ के किसानों को भी हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से सीख लेनी चाहिए। अगर जो बड़े काश्तकार हैं या मीडियम काश्तकार हैं तो टोटली हम लेबर पे डिपेंड ना करें, स्वयं भी उनके साथ लग करके और जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उनको हम काम को अगर कराएंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। तो अब हम पॉलिनेशन की बात करें तो उस क्रम में हम उसमें बी कीपिंग की बात करें, क्योंकि बी कीपिंग का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। और पर्वतीय क्षेत्र में एपिस सिरेना इंडिका जो कि भारतीय मौन है, इसको हम यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक आय का जो है एक स्रोत भी हो सकता है। तो जो भी हमारे बागवान हैं सेब के, उनसे अनुरोध करूंगा कम से कम 1 एकड़ एरिया में कम से कम 1 हाइव को जो है रखें, इसका रिक्वायरमेंट होती है। तो जिससे हमारा पॉलिनेशन अच्छा होगा और उत्पादन जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा, गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होगी। और शहद की गुणवत्ता की बात करें, जो हमारा एपिस सिरेना इंडिका का शहद है वो करीब 1200 रुपए 1500 रुपए किलो नॉर्मल जो है सेल हो जाता है। और वहां पे हम अगर एप्पल से इसको पॉलिनेशन का भी काम करेगा, अतिरिक्त रूप से एडिशनली उसमें हनी उससे प्राप्त होगा और बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होंगे। तो अगर ये इंटीग्रेटेड रूप से अगर सब स्कीम्स को अगर फायदा लें और इंटीग्रेटेड तरीके से अगर करें तो हमारी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये समय की मांग है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही करें। ऐसा नहीं कि केवल एप्पल कर रहे हैं तो एप्पल को ही करें, उसके साथ दूसरे इंटरप्राइजेस को हमको लेके चलना चाहिए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग जो है नीड बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं हमारे। जैसे वीमेंस के लिए हमारा हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग है, कैंडल मेकिंग है, वैल्यू एडिशन है, इस तरीके से वो भी कर सकते हैं। एनिमल साइंस के भी वैज्ञानिक हैं, फिशरीज के भी वैज्ञानिक हैं, प्लांट प्रोटेक्शन के हैं, तो मशरूम, पोल्ट्री, डेयरी इत्यादि जो भी है, तो वहाँ के भी लोग हमारे वैज्ञानिक आकर के ट्रेनिंग करा सकते हैं और अपने इन इंटरप्राइजेस को भी आप लोग शुरू कर सकते हैं एप्पल प्रोडक्शन के साथ साथ। अगर आप देखोगे एप्पल की बात चल रही है, सेब की बात चल रही है, जिसमें क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें कलर हो, जिसमें शेप हो, जिसमें साइज हो, जिसमें टेस्ट हो, क्या वो सेब हम पैदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर आप अमेरिका की बात करोगे, अगर आप बाकी जो यूरोप की जो कंट्रीज है, चाहे इटली ले लो, नीदरलैंड ले लो, यूएसए ले लो, तो वहां पे क्या बिकता है? वहां वैरायटी के हिसाब से सेब बिकता है। वहां सेब नहीं बिकता है, वहां क्या बिकता है? वैरायटी, कि मुझे चाहे गाला, मुझे चाहे डिलीशियस, मुझे चाहिए ग्रैनी स्मिथ। तो वहां रेट जो होती है वो वैरायटी के हिसाब से होती है। तो हर एक वैरायटी की अपनी अपनी क्या होती है? मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। लेकिन अब हमें अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करना है। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ, मैंने देखा कि जो भी डिलीशियस ग्रुप है उसमें बीमारियां ज्यादा है। अगर आप उसमें देखोगे सूटी ब्लाच इतना ज्यादा भरा हुआ है, अगर वो एप्पल आप कल मार्केट में लोगे तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। भले ही आप ऑर्गेनिक पे चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन कोई खरीदने वाला, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है तो हम नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें पहला जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपनी वैरायटी को सिलेक्ट करना है कि कौन सी वैरायटी हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी और जो हमें कल पैसा भी उससे बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर हम गाला ग्रुप की बात करें, जो हम यहाँ पे सवेरे से सुन रहे हैं कि गाला जो ग्रुप है, चाहे उसमें रेडलम गाला हो, शिनिको गाला हो, डार्क बैरन गाला हो, मीमा गाला हो, जितने भी गाला वेराइटीज यहाँ के लिए सूटेबल है, देन डिलीशियस ग्रुप। तो गाला ग्रुप अगर यहाँ के लिए सूटेबल है तो फार्मर को ये सोचना है पहले कि गाला में भी अब कौन सी वैरायटी मुझे इसमें अपने बाग में लगानी है। और सेकंड, जो वैरायटी हमने सिलेक्ट किया, देन सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट स्टॉक का। क्या अब हमारे पास 2-3 रूट स्टॉक जो सवेरे से डिस्कस हो रहा है, M9 है, MM111 है या MM106 है, तो वो देखना है कि हमें M9 पे जाना है, MM106 पे जाना है, M111 पे जाना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खुसूसियात है। अगर M9 की बात करेंगे तो उसमें रूट रॉट ज्यादा नहीं आता है,
ठीक है, और उसको मोस्टली हम ज्यादा प्लांट्स पर यूनिट एरिया में लगा सकते हैं। अगर MM111 है, MM106 है, उसको हम कम प्लांट्स पर यूनिट एरिया में लगा सकते हैं। लेकिन अब वो भी हमें देखना है कि अब हमारे लिए सूटेबल कौन सा रहेगा। हमारे लिए अगर M9 वो सूटेबल रहेगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पे हवा अगर कभी तेज चली तो M9 टूट के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमें रूट स्टॉक और वैरायटी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना अपने बाग को एस्टेब्लिश करने में, अपने ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करने में, हमें वैरायटी और रूट स्टॉक का चयन करना है कि हमें कौन सी वैरायटी चाहिए, हमें कौन सा रूट स्टॉक चाहिए, तभी हम आगे जाके उस पर एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम जैसे गाला की बात करेंगे, गाला में सबसे कम बीमारियां आती है। अगर आप देखोगे, जो मैंने यहाँ से फीडबैक लिया, जैसे डॉक्टर अरुण सर से भी या जो भी यहाँ पे है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्कैब की प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। और मैंने जो देखा यहाँ पे कि सबसे ज्यादा बीमारियों का, मैंने जैसे 1-2 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ अल्टरनेरिया ब्लाच, मार्सोनिना ब्लाच, फ्लाई स्पेक, ये सबसे ज्यादा, और कैंकर्स, 4 बीमारियों का मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या देखा कि इनकी ज्यादा से ज्यादा ये इनकी इंसिडेंस ज्यादा है। और दूसरा चीज, जब आप रूट स्टॉक सिलेक्ट करोगे अपने ऑर्चर्ड्स के लिए, अगर आप M9 कर रहे हो तो M9 रूट रॉट, आपने बीमारी का नाम सुना होगा, जिसमें पत्ते, ये रूट जो जड़ होते हैं वो सड़ जाते हैं। और दूसरी बीमारी होती है कॉलर रॉट। कॉलर और रूट में फर्क है। रूट होता है जो जड़ होता है वो सड़ जाता है, कॉलर होता है जो मिट्टी होती है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है लगभग 5-10 सेंटीमीटर का, उसको कॉलर बोलते हैं। अगर M9 पे आप करोगे उसमें रूट रॉट, कॉलर रॉट की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं आती है। लेकिन अगर आप वही चीज MM106 पे करोगे, MM111 पे करोगे, उसमें वो प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और वो ज्यादा कैसे आती है, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हमें चयन करना है कि रूट स्टॉक हमारा कौन सा बेस्ट रहेगा। जब तक ना आप किसी वैज्ञानिक से बात करोगे, जब तक ना जिसको पता होगा कि किसमें क्या प्रॉब्लम आती है और आपका जो एरिया है उसमें कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है, उस हिसाब से वो आपको रूट स्टॉक का चयन करके देगा। इसलिए हमारा जो टारगेट रहता है आजकल की क्लोनली प्रोपेगेटेड जो रूट स्टॉक है, जैसे हमने 2-3 का नाम बताया कि अगर हम अब उन पे अब खेती करेंगे, एप्पल की खेती, उसमें क्या होगा, एक तो एप्पल आपका जल्दी आ जाएगा, दूसरा कि कुछ में बीमारियों की बर्दाश्त करने की भी सलाहियत होती है, और तीसरा ये होता है कि उसमें जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम उत्पादन और उत्पादकता बोलते हैं, तो वो भी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए हमें चयन करना है कि किस चीज का क्या, कौन सी वैरायटी, कौन सा रूट स्टॉक, डिपेंड्स की जो हमारा एरिया है। तो हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 3-4 बीमारियों का ज्यादा यहाँ पे आता है, चाहे ये अल्टरनेरिया ब्लाच हो, चाहे मार्सोनिना हो, चाहे कैंकरस हो, या चाहे फ्लाई स्पेक हो। जो फ्लाई स्पेक की बीमारी है ना, मैंने यहाँ पे भी जो हमारे एग्जीबिशन में एप्पल लगे हैं तो मोस्टली मैंने देखा उस पे, तो मुझे हर एक तरीके से एक्सपीरियंस है कि कौन सा फंजिसाइड इसमें सबसे बेस्ट रहता है। आपके पास आता है हेक्साकोनाजोल ज़ाइनिब, मुझे नहीं पता यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, हेक्साकोनाजोल प्लस ज़ाइनिब, उसका अगर आप 1.5 ग्राम हिसाब से डालोगे तो वो अल्टरनेरिया को या मार्सोनिना ब्लाच को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है कैब्रियोटाप, सुना होगा नाम। तीसरा आता है मेरिवान। ये 3 फंजिसाइड्स आप ले लो, वर्ल्ड नोन है फॉर अल्टरनेरिया और मार्सोनिना ब्लाच के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।